हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आरबीओ जेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे महिला एवं बाल अपराध। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस एसआई और कांस्टेबल दोनों के अंदर ही महिला एवं बाल अपराध से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर जोड़ा गया था, अब की बार राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर ये सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। आप सभी साथियों को क्या करना है, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। साथियों, आपसे मेरा वादा है, ये वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी पॉइंट इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। यानी कि इस टॉपिक के अंदर से जो भी क्वेश्चन बनने होंगे वो इसी टॉपिक के अंदर आपको कवर करवा दिए जाएंगे। आप सभी को क्या करना है, वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, हम सबसे पहले तो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961, यानी कि इसके बारे में एक एक डिटेल हम जानते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये दहेज निषेध अधिनियम जो वो सबसे पहले जो दहेज का अधिनियम जो बनाया गया था ना, तो रोकने का प्रयास किसने किया था? सबसे पहले तो सिंध प्रांत ने लेती देती अधिनियम के तहत। उसके बाद में बिहार राज्य निषेध अधिनियम भी चला था। उसके बाद में आंध्र प्रदेश ने भी यहाँ पर राज्य दहेज निषेध अधिनियम जारी किया था। लेकिन उसके बाद में भी ये कंट्रोल में नहीं आया था। आप सभी को इसके ऊपर कौन से यहाँ पर अधिनियम बने हैं, आगे कौन सी धाराएँ हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही बताता हूँ। आप वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। देखिए साथियों, दहेज जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पिछली बार राजस्थान पुलिस के अंदर ही पूछा गया था। दहेज का जो जहेज शब्द है ना, उससे ये दहेज शब्द निकल के आया है, यानी कि अरबी भाषा के जहेज शब्द से। उसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। वो ये है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, कि शाब्दिक अर्थ होता है इसका स्त्री धन या फिर सौगात। ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसके अंदर? स्त्री धन या फिर सौगात। उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ना, वो नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए, ये इतने भी लिख रखे हैं ना मैंने, ये आप ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपके कन्फर्म याद होने चाहिए। आप चाहे लिख लिख के इसके प्रैक्टिस कर लो। आप जो इसकी डेट जो हो अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि कंप्लीट डेट पूछी जाती है। मैंने भी पिछली बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया था, उसके अंदर जो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं साथियों। इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। देखिए, इसके अंदर हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, लोकसभा में पारित कब हुआ था? ये 24 अप्रैल 1959 को। उसके बाद में संयुक्त अधिवेशन हुआ था इसके ऊपर 6 व 9 मई को, 2 दिनों के अंदर यहाँ पर अधिवेशन दिया गया था। उसके बाद में जो 1961 को यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन हुआ। उसके बाद में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बारे में पूछा जाता है। तो वो देखिए, यहाँ पर 20 मई 1961 को किए गए थे। उसके बाद में अधिनियम जो बनकर तैयार हो गया था ना, वो हुआ था 26 जून 1961 को। लेकिन जो लागू की डेट हुई थी ना, इनके अंदर कंफ्यूजन में मत आ जाना। अधिनियम पारित होने की अलग डेट है और अधिनियम लागू होने की अलग डेट है। इसके अंदर देखिए, अधिनियम जो लागू हुआ था ना, वो 1 जुलाई 1961 को यहाँ पर लागू हो गया था। छोड़ के किस राज्य को? जम्मू कश्मीर राज्य को। जैसा कि आप सभी को पता है, 31 अक्टूबर 2019 के बाद में यहाँ पर जो वो जम्मू कश्मीर को भी यहाँ पर अपने भारत के अंदर राज्य का दर्जा जो वो दे दिया गया है। यहाँ पर जो भारतीय राज्य के हिसाब से यहाँ पर लागू किया गया है, यानी कि यहाँ पर यूटी बनाई गई है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर यूटी बनाई गई है। उस हिसाब से आपको यहाँ पर अब याद करना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर कब लागू हुआ था, तो वो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ था। इस पॉइंट को यहाँ पर आप क्लियर कर लेना। देखिए साथियों, पेशेंस के साथ में वीडियो को बने रहना। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर क्लियर करने की आपकी कोशिश करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम जिक्र कर लेते हैं। वो ये है कि यहाँ पर इसके अंदर 2 बार संशोधन हुआ है। संशोधन के अंदर से 2 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो देखिए, एक बार तो संशोधन हुआ था 1984 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अधिनियम कब का बना था? वो 1985 का अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद में इस अधिनियम के अंदर क्या नियम निकाला गया? वो ये निकाला गया था कि जो भी अपनी बेटी को जो सामान दिया जाता ना, यानी कि जो भी उपहार आप देते हो, जो भी यहाँ पर पिता द्वारा जो अपनी पुत्री को यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर सामान वगैरह दिया जाता है, तो उसकी लिस्ट बनानी अनिवार्य है। यानी कि बाद में ये पता चल सके कि ये दहेज के अंदर आए हुए हैं या फिर इन्होंने अपने पिता ने जो वो खुशी से अपनी पुत्री को दिए थे। आप यहाँ पर समझिए इस पॉइंट को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 1986 के अंदर, यानी कि 1984 और 1986 के अंदर 2 बार संशोधन हुए हैं। 1986 वाले में देखिए क्या ऐड किया गया है। यहाँ पर जो वो आईपीसी की जो धारा 1800, यहाँ पर आईपीसी की धारा जो 1860 है, सॉरी यहाँ पर आप क्लियर कर लेना, 1860 है यहाँ पर, कि अंदर एक धारा जोड़ी गई थी इसके अंदर। ठीक है, एक धारा जोड़ी गई थी साथियों। उसके अंदर क्या क्या शामिल किए गए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो धारा यहाँ पर कौन सी है साथियों? वो धारा है यहाँ पर धारा 304B और धारा 498A। यानी कि 304B के अंदर तो क्या जोड़ा गया था? दहेज के अंदर मृत्यु। यानी कि दहेज के कारण किसी लड़की की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, उसके अंदर कारावास जो वो आजीवन कारावास भी हो सकता है,
प्लस के अंदर इसमें 7 वर्ष की सजा भी हो सकती है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। धारा 498 घरेलू हिंसा, यानी कि किसी लड़की को यहाँ पर घरेलू हिंसा के दौरान सताया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज कुछ भी किया जाता है ना, तो उसके अंदर सजा यहाँ पर 3 वर्ष की होती है। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपके एक भी पॉइंट को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूँ। मैंने जो खुद मेहनत करके ये PDF आपकी तैयार की है, आप सभी साथी जो इसका नोट्स बना लेना, क्वेश्चन जो आएगा वह यहीं से आएगा, और जो आपका SI का एग्जाम जब नज़दीक आएगा ना, बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो वो भी करवाऊंगा। आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके छोड़ देना है। उसके बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि सर हमारा जो आपका ये वीडियो है, आपका प्रयास जो वो हमें पसंद आ रहा है। देखिए उसके अंदर एक नोट यहाँ पर लगाकर याद रखना आप कि प्राकृतिक कारणों से, यानी कि अपने आप किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, जैसे कि किसी बीमारी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसे के अंदर यानी कि प्राकृतिक कारणों से मृत्यु इसके अंदर शामिल नहीं है, उसको हम दहेज निषेध अधिनियम के अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट के ऊपर कि हम पूछते हैं इसके अंदर धाराओं के बारे में। देखिए साथियों, इसके अंदर 10 धाराएं हैं, 10 धाराएं हैं इसके अंदर। 10 धाराओं को आपको याद करना है क्रम के साथ में, कुछ ट्रिक्स भी आपको बताता चलूंगा साथ साथ में, तो आपको ध्यान रखना है। धारा 1 के अंदर क्या है साथियों, धारा 1 के अंदर है जो आपका ये जो दहेज निषेध अधिनियम है ना, उसके बारे में ये परिचय है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बता दिया ना, लागू कब हुआ था, कब इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये डिटेल जो वो सारी संक्षिप्तीकरण जो इसके अंदर आता है। उसके बाद में यहाँ पर धारा 2, धारा 2 के अंदर क्या है, दहेज की परिभाषा। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप यहाँ पर ध्यान देखना। यहाँ पर क्या है, दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा के अंदर क्या है, देखिए शादी से पूर्व, शादी के समय या फिर शादी के बाद में, तीनों ही कंडीशन, यानी कि शादी से पहले, शादी के समय या फिर शादी के बाद में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दी जाने वाली मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष से दो या फिर डायरेक्ट दो चाहे इनडायरेक्ट दो, कैसे भी दो, वो प्रतिवान मूल्यभूति कौन सी हो सकती है, वो चेक भी हो सकती है, जेवरात भी हो सकते हैं, या फिर प्लॉट वगैरह देने, या फिर पैसे देना। इनके अंदर से कोई भी अगर शादी के समय, शादी से पूर्व या फिर शादी के बाद में भी डिमांड की जाती है ना लड़की से या फिर उसकी फैमिली से, लड़की की फैमिली से, तो यहाँ पर जो वो दहेज निषेध अधिनियम के अंदर आती है, यानी कि दहेज के अंदर वो आती है। यहाँ पर उसकी के परिभाषा आपको यहाँ पर धारा 2 के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए धारा 3 के हम जिक्र कर लेते हैं। 3 के अंदर क्या है, अपराध। देखिए क्या है यहाँ पर, अपराध, यानी कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है। इसके अंदर जो सजा वो 5 वर्ष की होती है, या फिर 15,000 रुपये जुर्माना, या फिर जितने भी रुपए की वस्तु की आपने डिमांड की है, जैसे कि कोई भी सामान है उसकी कीमत जो हो यहाँ पर 20,000 रुपये है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, जिससे किसी भी सामान की कीमत जो वो 20,000 रुपये है, तो उतनी ही आपको क्या देना होगा, जुर्माना देना होता है दहेज की मांग करने वाले को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए धारा 4 के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। देखिए साथियों, ये जो वीडियो है ये 10 से 15 मिनट का है, और अगर आप डिटेल से अगर किसी क्लास लेकर पढ़ते हो ना, तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाता है, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम लग जाता है। उसके दौरान मैं आपको 15 से 20 मिनट के अंदर या फिर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको ये एक टॉपिक क्लियर करवा देता हूँ, साथ में आपके एक भी पॉइंट को मिस किए बिना। तो साथियों आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और आपको जो वो किसी भी पॉइंट के कारण जो वो दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा साथियों, पेशेंस के साथ में बने रहिए। धारा 4 का हम जिक्र कर लेते हैं। तो दहेज की मांग करना, दहेज की मांग किसके द्वारा की जाती है वो इसके अंदर जिक्र आता है। तो वो चाहे इसके माता पिता, यानी कि जो लड़के के माता पिता हो, या फिर लड़के के जो अभिभावक उसके साथी हों, या फिर नातेदार यानी कि उसके कुछ रिश्तेदार हों, कोई भी यहाँ पर दहेज की मांग करता है तो न्यूनतम सजा, यानी कि सिर्फ डिमांड करने से कि हमें ये दहेज दे दो या फिर हमें इतने पैसे दे दो अपने घर से लाके, तो उसकी सिर्फ डिमांड करने की सजा भी यहाँ पर न्यूनतम 6 माह रखी गई है साथियों। उसके बाद में जो यहाँ पर अधिकतम सज़ा इसके अंदर 2 वर्ष की होती है, या फिर इसके अंदर जुर्माना जो वो 10,000 रुपये का लगेगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जिक्र कर लेते हैं, वो ये है कि धारा 4A, यानी कि धारा 4 के बारे में तो हमने जिक्र कर लिया। धारा 4A के अंदर यहाँ पर लिखा गया है कि दहेज संबंधी विज्ञापन, यानी कि अखबार के अंदर डिमांड करना कि हमारे लड़के ने इतना पढ़ रखा है, इतने रुपए जो यहाँ पर उनको दहेज के अंदर देने होंगे, या फिर उनको गाड़ी देनी होगी, या फिर प्लॉट वगैरह देने होंगे। यानी कि दहेज संबंधी विज्ञापन किसके दौरान करते हैं, मीडिया या फिर प्रकाशन के द्वारा। मीडिया के अंदर, या फिर आप जो मतलब टीवी के ऊपर भी आ सकते हो, या फिर आप अखबार के अंदर कोई भी ऐड निकालते हैं ना, तो ऐसे के अंदर ये भी जुर्म के अंदर आती है। और इसके अंदर न्यूनतम सजा 6 माह की है, और अधिकतम सजा इसके अंदर साथियों 5 वर्ष की होगी।
प्रकाशन से संबंधित यहाँ पर पॉइंट ये है कि प्रकाशन, अगर कोई न्यूज़पेपर वाला भी इसको न्यूज़ को छापता है ना, तो छपवाने वाला भी जिम्मेदार है और छापने वाला भी, यानी कि दोनों के दोनों ही इसके अंदर सजा के पात्र होंगे। इसके अंदर जो जुर्माना जो वो 15,000 रुपये का लगेगा। साथियों, जो इस संबंधित कोई भी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, अगर वो छापता है कोई, तो छापने वाला प्रकाशित जो होता है ना, प्रकाशन वाली जो संस्था होती है, उसको भी यहाँ पर दंड दिया जाता है। साथ में जिसने ये ऐड छपवाई है उसको भी यहाँ पर दंड दिया जाता है। पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद में धारा हम 6 के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो धारा 6 के अंदर है दहेज पर अधिकार जो वो विवाहिता का होगा, यानी कि अपने माता पिता के द्वारा लड़की को कोई भी उपहार दिया जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि दहेज के ऊपर सारा अधिकार किसका होता है? लड़की का होता है। ऐसा नहीं है कि लड़की को दे दिया तो या फिर उसके अगले जो ससुराल वाले हैं, जो लड़के वाले हैं, उनका अधिकार हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। अंतिम समय तक लड़की का ही अधिकार होता है। अगर लड़की किसी कारणवश यहाँ पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संतान का होता है, ठीक है। अगर संतान भी उसकी नहीं है तो उसके माता पिता, यानी कि लड़की के जो माता पिता होंगे ना साथियों, उसके यहाँ पर जो वो सारा का सारा दहेज का जो भी, यानी कि माता पिता के द्वारा दिया गया उपहार जो भी है, उसके ऊपर सारा हक उनका होता है। या फिर जो माता पिता भी नहीं है तो जो बिचौलिया होता है ना, जिसने रिश्ता तय करवाया था, बिचौलिया हमारे राजस्थान के अंदर लोकल भाषा में बोलते हैं, तो जिसने रिश्ते की जो साठगांठ करवाई थी, रिश्ता जो करवाया था ना, उसका होता है। अगर लड़की नाबालिग हो इस अवस्था के अंदर, ऐसा नहीं है कि लड़की के माता पिता भी नहीं है, संतान भी नहीं है, खुद लड़की भी नहीं है और बिचौलिया को दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर जो बाद में अंतिम निर्णय है वो कोर्ट का होता है। उसके बाद में धारा 8 का हम जिक्र करें तो जो दहेज है ना, वो एक अपराध है, और वो भी कैसा अपराध है? वो एक संज्ञा अपराध है। देखिए साथियों, संज्ञा अपराध का क्या तात्पर्य है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो ये एक गैर जमानती होता है, यानी कि इसके अंदर अरेस्ट करने के बाद में जमानत नहीं दी जाती है जब तक इसके ऊपर सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है। संज्ञा का अपराध का यहाँ पर मैं आपको डिटेल से विवरण बताता हूँ। उसके बाद में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि दहेज की जैसे ही सूचना दी जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, या फिर उसके रिश्तेदार, या फिर माता पिता, या फिर खुद लड़की के द्वारा अगर दहेज की किसी भी तरह की शिकायत कर दी गई तो उसके अंदर वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है कि वारंट पहले लेके आया जाएगा या फिर आपको बाद में गिरफ्तार किया जाएगा। बिना वारंट के गैर जमानती ये जो अपराध है, इसके अंदर सजा मिलती है। इसके अंदर कौन सी धारा लगती है? तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत जो वो ये प्रावधान किया गया है कि बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कि गिरफ्तार अरेस्ट किया जा सकता है। तो संज्ञा अपराध का ये मतलब होता है। उसके बाद में धारा 8 का ए के अंदर क्या लिखा गया है? धारा 8 ए में क्या लिखा गया है साथियों? तो यहाँ पर यह है कि दहेज संबंधी जो शिकायत है ना, वो 1 वर्ष के अंदर होनी अनिवार्य है। देखिए साथियों, 1 वर्ष से ज़्यादा टाइम अगर होता ना, तो फिर दहेज संबंधी शिकायत जो वो यहाँ पर इतनी इमीडिएटली, यानी कि तुरंत प्रभावी नहीं होती है। उसके ऊपर फिर डिटेल से इनको जांच करनी पड़ती है। दहेज संबंधी शिकायत जो वो 1 वर्ष के अंदर होनी चाहिए, धारा 8 के अंदर है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। उसके बाद में जिक्र करें तो धारा 8B के अंदर क्या लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा जो वो दहेज प्रतिषेध जो अधिकारी है ना, उनकी नियुक्ति की जाती है। यानी कि राजस्थान सरकार या फिर राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार चाहे उतने ही यहाँ पर अधिकारी नियुक्त कर सकती है। यहाँ पर कोई 1 या फिर 2 की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो 10 भी अधिकारी कर सकते हैं, वो चाहे तो 15 अधिकारी कर सकते हैं। उसके बाद में धारा 9 के अंदर क्या साथियों, यहाँ पर ये लिखा गया है धारा 9 के अंदर कि आपको जो वो यहाँ पर केंद्र सरकार जो होती ना, केंद्र सरकार, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि धारा 9 के अंदर जो हो वो जो भी नियम बनाते हैं ना दहेज से संबंधित, वो सारे के सारे नियम जो वो केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन धारा 10 के अंदर क्या लिखा गया है साथ में कि कुछ मामलों के ऊपर राज्य सरकार भी इसके अंदर जो नियम अपने बना सकती है। उसके बाद में साथियों, ये तो आपकी 10 धाराएं कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, यानी कि जो लड़की के ससुराल वाले हैं, लड़के वाले हैं, वो यहाँ पर स्त्री धन देने से, यानी कि लड़की जो भी अपने यहाँ पर मायके से लेकर आई थी, अपने माता पिता ने जो भी उसको उपहार दिए थे, अगर वो धन देने से अगर मायके वाले यानी कि ससुराल वाले जो मना कर देते हैं, लड़के वाले जो मना कर देते हैं, तो आईपीसी की धारा 406 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि स्त्री धन वापस देने से मना किसी ने कर दिया तो उसकी भी न्यूनतम सजा यहाँ पर 3 वर्ष की दी जाती है। साथियों, यहाँ पर मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है। जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो इसी टॉपिक से आएगा, इन्हीं पॉइंट से आएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अब आपको डेली वीडियो दूंगा आप सभी के, जो वो जल्द से जल्द यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा, साथ में सारे के सारे क्लियर पॉइंट करते हुए, यानी कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। साथियों, आप जो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक का जो वो बटन प्रेस कर देना। साथ में आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। उम्मीद मैंने यही की है, कोशिश मैंने यही की कि आपके एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिए गए, क्योंकि अब की बार जो राजस्थान पुलिस SI के अंदर ये सिलेबस में ऐड कर दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाने होंगे। मैंने जो अपने नोट्स बना रखे थे ना, उन्हीं की यहाँ पर PDF क्रिएट करके आपको जो प्रोवाइड करवा दिया है। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगला जो वीडियो होगा वो आप कमेंट सेक्शन करके कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि किस पॉइंट पर चाहिए, या फिर मैं अपने हिसाब से कर दूं तो आप वही बता सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।